साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है मुर्गी पालन में समसामयिक कार्य। इस विषय पर बात करने के लिए आज विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी चौहान जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि इस समय किसान भाई बहन हमारे पारंपरिक कृषि के साथ में मुर्गी पालन जैसे स्रोत की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आय का एक बहुत ही अच्छा साधन उभर कर सामने आ रहा है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि किन किन बातों का अगर हमारे किसान भाई बहन ध्यान रखेंगे तो किस प्रकार से वह मुर्गी पालन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे यह एक बहुत ही उत्तम अवसर के रूप में उनके समक्ष आगे आ सकता है। इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मैम, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मुर्गी पालन में समसामयिक कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो किसान भाई बहनों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और इसका क्या उनके जीवन में महत्व है, यह हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मुर्गी पालन एक अच्छा व्यवसाय है। इसको खेती के साथ साथ किया जा सकता है। इस व्यवसाय में घर के बच्चे और महिलाएं भी साथ दे सकती हैं। इस व्यवसाय को कम लागत में शुरू कर सकते हैं और कम लागत में अधिक मुनाफा ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं होती है। इसके दाने के लिए आप जो अपने खेतों से बचा हुआ दाना दे सकते हैं, रसोई का जो सामान निकलता है बचने के बाद वो भी दे सकते हैं। इससे इसके जो खाद्य की पूर्ति हो जाती है और इसका जो उत्पाद होता है अंडा और मांस वो बहुत ही पोषक होता है। अच्छी प्रोटीन की मात्रा होती है जिससे कि जो बच्चे बीमार रहते हैं या जिन बूढ़ों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो मजबूत हो जाती है। निरंतर सेवन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और इसे आगे बढ़ाकर हम अच्छे लेवल पर अच्छा काम कर सकते हैं। जी, तो बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर बोली कि इन बिंदुओं का अगर हमारे किसान भाई बहन ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ही उनको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। मैम, अगर हम जानना चाहें कि जैसे मुर्गी पालन की जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें हम नस्लों के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी नस्लें होती हैं जो हमारे किसान भाई बहन उसका पालन कर सकते हैं, तो हमें नस्लों के बारे में बताएं कि मुर्गी पालन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नस्लें हैं जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। जी, नस्लों में सबसे पहले तो देसी नस्लें होती हैं जो कि मध्य प्रदेश की अपनी कड़कनाथ नस्ल है और साथ ही में असील नस्ल है, इन्हें सभी जानते हैं। साथ में इन देसी नस्लों के साथ साथ देसी नस्लों का उत्पादन कम होता है, पर देसी नस्लों की खासियत यह होती है कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, मुर्गे बीमार नहीं होती है। और साथ में विकसित नस्लों का चयन करना चाहिए। विकसित नस्लों का मतलब होता है कि इनका जो उत्पादन है देसी मुर्गियों की तुलना में अच्छा होता है। जैसे कि देसी नस्लें जो है उनका उत्पादन कम कैसे पता करते हैं, जैसे एक साल में देसी नस्ल 100 ही अंडा देती है और अधिकतम मुर्गियों की जो क्षमता होती है 300 अंडा प्रति वर्ष। तो जो विकसित नस्ल होती है इनका उत्पादन देसी मुर्गियों की तुलना में अधिक होता है। तो मेरा ये सुझाव है कि जो देसी नस्लें विकसित नस्लें हैं जैसे कि नर्मदा निधि है, वन राजा है, ग्राम प्रिया है, ऐसी नस्लों को आगे लाना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। साथ में देसी नस्लों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। देसी नस्लों से हमें कई फायदे होते हैं, जैसे कि देसी नस्लें मुर्गियों अंडों को सेती है जिससे कि बच्चे निकल सकते हैं और साथ में विकसित नस्ल पालते जाएंगे तो कम समय में अधिक मुनाफा मिलेगा आपको। इनका अंडा उत्पादन लगभग 100 अंडों से अधिक होता है, जैसे कि अच्छी अवस्था में पालेंगे तो 150 से 200 अंडे आपको प्रति वर्ष मिलते रहेंगे। बहुत बढ़िया मैम, वाकई अगर यह संतुलन हमारे किसान भाई बहन रख सकते हैं, जहां पर मैम ने कहा कि देसी नस्लों पर ध्यान जरूर दीजिए, साथ में विकसित नस्लों का भी पालन करिए, दोनों का ही संतुलन जब आप बनाकर चलेंगे तो एक अच्छी आय का साधन आपके समक्ष प्राप्त हो सकता है। मैं हम जानना चाहेंगे, जहाँ कई बार किसान भाई बहनों के मन में ये बात आ जाती है कि मुर्गी पालन में लागत अधिक आ जाएगी, तो जो हमारे सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, तो अगर उनकी हम बात करें तो कैसे वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कम लागत में कैसे इस कार्य को संभव कर सकते हैं, इस बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले तो मुर्गी पालन में आने वाले खर्च की बात करते हैं। सबसे अधिक खर्च दाने में लगता है, तो अगर इस खर्च को कम करना है तो उसके लिए हमें जो दाना बनाना किसानों को सीखना होगा। उसके लिए क्या करना होता है कि जो भी अपने खेतों से जो अनाज की जो पैदावार होती है,
जैसे कि मुर्गी के आहार में दाने में हम मक्का, सोयाबीन ये सब देते हैं। मक्का एक ऊर्जा का स्रोत है जो कि जरूरी होता है मुर्गी के दाने में। दूसरा प्रोटीन का स्रोत होता है सोयाबीन। तो इनकी मात्रा जो ऊर्जा का स्रोत है 60 भाग लेना चाहिए और जो प्रोटीन का स्रोत है वो 30 भाग लेना चाहिए। बाकी जो 10 भाग बचते हैं 100 किलो दाना बनाने के लिए, उसमें मिनरल, विटामिन और नमक का उपयोग किया जाता है। अगर किसान ये नियम को जान ले कि 100 किलो दाना बनाने में कितना कितना क्या उपयोग होता है, तो दाने का जो खर्च कम किया जा सकता है। साथ में जो घरों में जो भी बचता है आपका रसोई का, वो भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह से लागत कम कर सकते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया मैम। वाकई आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि किस प्रकार से लागत को कम किया जा सकता है, क्योंकि मुख्य लागत जो है वह आहार में आती है, जो आपने बताया, और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, इसका प्रबंधन किया जा सकता है। बहुत ही सरल शब्दों में आपने यह हमें समझाना। हम इसके साथ ही जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जब लागत की बात आ रही है तो एक शुरुआती उसमें जुड़ने वाला जो किसान भाई है, कोई नवयुवक है, तो क्या इसमें कोई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसका वह लाभ उठा सकते हैं और अपने इस कार्य को बढ़ा सकते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? इस बारे में हम जानना चाहेंगे। आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजना चल रही है। अगर आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, वहां से प्रमाण पत्र लेने के बाद अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक में आपको इस योजना के बारे में बताया जाएगा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसमें कि अच्छी सब्सिडी मिलती है और उससे फिर किसान अपना रोजगार शुरू कर सकता है। मैम, हम जानना चाहेंगे, जहां पर हमने बात की मुर्गी पालन के बारे में, उसकी नस्लों के बारे में, आहार प्रबंधन का भी आपने हमें यहाँ बताया, कहीं ना कहीं मन में एक बात आती है कि यह जीव जिसका हम पालन कर रहे हैं, जिस पर किसान इतना लागत लगा रहे हैं, तो अगर आने वाले समय में कई बार मौसम परिवर्तन की वजह से कुछ रोग अगर इनमें आ जाते हैं और उस रोग के कारण किसान को नुकसान ना हो, तो उसके बारे में इनको किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, किन विषय के लिए इनको जागरूक रहना आवश्यक है, क्या उचित कदम यह उठाएं जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो और आगे जाकर वो उसमें फायदा प्राप्त कर सके? सबसे पहले तो टीकाकरण जरूर करना चाहिए मुर्गियों का। टीकाकरण विषाणु जनित रोग होते हैं जिनका इलाज उपलब्ध नहीं होता। अगर समय पर टीकाकरण कर दिया जाए तो मुर्गियों को बचाया जा सकता है, जिसमें मुख्य बीमारी है रानीखेत बीमारी और गंबारो बीमारी। इनका टीकाकरण प्रशिक्षण के द्वारा जान सकते हैं किस तरह से करना चाहिए। दूसरा, अगर थोड़ा सा मौसम के अनुसार चलें तो गर्मी के मौसम में मुर्गियों को गर्मी अधिक लगती है, क्योंकि उनमें पसीना ग्रंथि नहीं होती है। तो गर्मी के दिनों में थोड़ा सा जो दैनिक दिनचर्या है उसमें बदलाव करना चाहिए। मुर्गियों को ठंडे समय में, दिन के ठंडे समय में दाना दें, जैसे सुबह जल्दी दे दें दाना और शाम को 5 बजे के बाद दाना देना चाहिए। दिन में मुर्गियों को कोई दाना नहीं देना चाहिए, सिर्फ ठंडा पानी देना चाहिए और पानी भी 2 से 3 बार उनको देना चाहिए। घर, जो मुर्गी घर है उसमें भी ठंडक बनाए रखना है। मुर्गी के छज्जे पर आप पुआल बिछा दें और मुर्गी घर के नज़दीक अगर पेड़ हो तो पेड़ से ठंडक बनी रहती है। साथ में इस जो मुर्गी घर के अंदर आप सफ़ेद कलर का पुताई कर दें, इससे ठंडक बनी रहती है। तो इस तरह से कई बदलाव करके मुर्गी घर को ठंडक करके ये जो ग्रीष्म ऋतु है इससे मुर्गियों को बचाया जा सकता है। दूसरा आता है बरसात ऋतु। बरसात ऋतु में एक प्रॉब्लम आती है, जो बुरादा होता है जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है, उस बुरादा में अगर आपने नमी ज़्यादा कर दी है तो उस नमी में कुछ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉक्सीडियोसिस, जिससे मुर्गियों को लाल दस्त होने लगते हैं। तो उससे बचाव के लिए आपको मुर्गी घर का जो बुरादा है सूखा बनाए रखना है, उसमें ज़्यादा पानी नहीं होने देना चाहिए। अगर मुर्गी घर का जो छत है उसमें कोई पानी टपक रहा है तो उसका मरम्मत करवानी चाहिए। या जैसे ही अगर आप मुर्गी घर में जो बुरादा है वो गीला हो जाता है, उसमें तुरंत दूसरा बुरादा डाल देना चाहिए। या ज़्यादा ही नमी उसको कम नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चूना मिला सकते हैं। तो चूना क्या करता है, उस नमी को अवशोषित कर लेता है। तो इसलिए जो बरसात की सीजन में जो कॉक्सीडियोसिस से प्रॉब्लम होती है उससे बचा जा सकता है। जी, बहुत बढ़िया मैम। देखिए किसान भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं जब हम खेती करते हैं तो वहाँ फसलों का बहुत ध्यान रखा जाता है, समय समय पर मौसम के अनुसार उनका हमें निदान करना होता है जो रोग आते हैं। ठीक ऐसे ही मुर्गी पालन की जो मैंने बात बताई, मौसम के हिसाब से कभी अगर कोई रोग आ रहा है तो उसका निदान करना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं किया गया तो जो लागत हमने
हमने लगाई है, जो हमने पूरा योजना बनाई है, वह कहीं ना कहीं फेल हो सकती है। तो उससे बचाव के लिए हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से हम मुर्गियों को बचा सकें, उनमें होने वाले रोगों से हम बचा सकें। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए हमसे, आगे और भी हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार साथियों, ब्रेक के पश्चात एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन में समसामयिक कार्य के बारे में। इस विषय में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी चौहान जी। मैम, एक बार फिर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैम, जैसा आपने बताया कि किस प्रकार से आहार की व्यवस्था करनी है, आवास की व्यवस्था करनी है और रोगों को पहचानना है और उसका निदान करना है। मैम, हम यहाँ जानना चाहेंगे, जब मुर्गी पालन की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसमें बड़ी मुर्गियां भी हैं, छोटे चूजे भी हैं। तो उन सबके बीच में, बड़ी मुर्गियों के बीच में छोटे चूजों का प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं और उसमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इस बारे में आप हमें बताएं। जब भी किसान छोटा चूजा कहीं से लेकर आते हैं जी। तो इस विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआती अवस्था में उन्हें ठंडी महसूस होती है। जी। जब भी चूजा अंडे से बाहर निकलता है जी। तो चूजा जो होता है उसे ठंडक महसूस होती है शुरुआती 2 से 3 सप्ताह तक। जी। तो ध्यान ये रखना चाहिए कि जो भी मुर्गी का घर है वो थोड़ा सा गर्म बना रहे। तो गर्म बनाए रखने के लिए उसमें आप पीले बल्ब लगा दें या फिर कोई हीटर लगा दें। इसके माध्यम से उस कमरे में गर्मी बनी रहेगी और ये 3 से 4 सप्ताह तक सुनिश्चित करना है कि मुर्गी घर गर्म हो। तो इस तरह से चूजों का रखरखाव कर सकते हैं। जी। हम यहाँ जैसे कहते हैं कई बार ऐसा कि कुछ किसान एक दिन का चूजा लेकर आ जाते हैं, कुछ एक सप्ताह का लेकर आ जाते हैं। तो मान लीजिए कोई शुरुआत कर रहा है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए जहाँ कठिनाइयाँ कम हो, जिससे रिस्क कम हो जाए और उनका लागत जो है मुनाफे में तब्दील हो सके, इसके बारे में आप जी कम से कम एक सप्ताह का चूजा लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में एक टीका हो चुका होता है और जो शुरुआती फर्स्ट जो सप्ताह होता है उसमें जो भी बीमार चूजे होते हैं या जो कमजोर होते हैं वो मर जाते हैं। तो आपके लिए फायदे का सौदा होता है ये खरीदना कि आप एक सप्ताह का चूजा खरीद के लाएं। अगर आप एक दिन का लेकर आते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होती है कि हो सकता है कि रिस्क बढ़ जाती है किसानों की। जी, तो एक सप्ताह का चूजा आपको लेकर आना चाहिए। मैम, हम इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि हमारा कोई नवयुवक है, उसने यह शुरू किया है या नवयुवती है, उन्होंने यह शुरू किया है, तो इसमें जो आपने बताया कि एक सप्ताह का चूजा लेकर आ जाइए, फिर उन्होंने रखरखाव भी बना लिया शुरू करी, कितने समय के बाद में उन्हें इससे आय की प्राप्ति होने लग जाती है और क्या उसका एक योजनाबद्ध तरीका हो सकता है, उसके बारे में आप हमें बताएं। ये निर्भर करता है कि आप किस तरह की नस्ल का चयन कर रहे हैं। आप मांस उत्पादन के लिए अगर चूजा लेकर आते हैं तो 40 दिन में आपको मांस प्राप्त हो जाएगा 1 किलो से ऊपर। आप उसे मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आप दोहरी नस्ल का लेकर आते हैं, दोहरी नस्ल का मतलब होता है कि 8 से 10 सप्ताह में मांस प्राप्त होता है और 6 महीने में अंडा प्राप्त होता है। और अगर आप सिर्फ अंडा देने वाली नस्ल लेकर आते हैं तो आपको 6 महीने तक रुकना पड़ेगा। 6 महीने के बाद अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है। जी,
बहुत बढ़िया मैम, वाकई ये दोनों ही चीज़ों पर अगर कोई ध्यान देना चाहता है और वह दोनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त करना चाहता है तो यह बात समझना आवश्यक है जो मैम ने अभी कहा है कि किस प्रकार से आप दोनों प्रकार से, चाहे मांस की बात हो या अंडे की बात हो, कैसे आप उसके उत्पादन पर ध्यान दे सकते हैं। मैम साथ में हम यहाँ जानना चाहेंगे, जैसे आपने चूज़ों के प्रबंधन के बारे में बताया, नस्लों के बारे में बताया, तो मध्य प्रदेश में एक नस्ल का जो उल्लेख होता है कड़कनाथ, जिसकी हम बात करते हैं, आपने बताया था शुरुआत में, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों उसका इतना देखा जाए तो नाम प्रसिद्ध है और किस प्रकार से किसान भाई उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा हमें कड़कनाथ के विषय में आप बताएं। कड़कनाथ वैसे तो देसी नस्ल है जी। इसका उत्पादन कम होता है, पर इसका जो मांस होता है उसकी अच्छी विशेषताएं हैं। इसका मांस काले कलर का होता है जी। और इसके मांस में आयरन की क्षमता ज्यादा होती है। आयरन के साथ साथ इसकी जो मांस है उसमें प्रोटीन की मात्रा 3 से 4% अन्य मुर्गियों के मांस की तुलना में अधिक होता है। और ये माना जाता है, ग्रामीण एरिया में ये माना जाता है कि इसके सेवन से कई बीमारियां ठीक हो जाती है। मैम कहीं ना कहीं एक किसान यह जानना चाहता है कि वह जो खेती कर रहा है, पारंपरिक खेती कर रहा है, और उसके साथ में अगर उसको मुर्गी पालन के क्षेत्र में कदम रखना है तो उसको ये मन में ये बात आती है कि मुझे कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी, कितने रकबे से मैं शुरुआत करूं, कितना बड़ा मुझे उसका आवास निर्मित करना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, किस स्तर से इसे शुरुआत की जा सकती है और किस स्तर तक इसको ले जाया जा सकता है, एक इसके बारे में आप हमें बताएं। कम स्तर से इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले 50 से 100 मुर्गियां से शुरुआत करनी चाहिए। एक मुर्गी के लिए स्थान की जरूरत 1 से 2 स्क्वायर फीट प्रति मुर्गी होती है। उसमें आप मुर्गी को रखिए, उसमें पालिए उसको अच्छे से। जब आप सीख जाएंगे उसके बाद आप 10 से 20 हजार मुर्गियां एक बार में पाल सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं। मैम जो आपने आहार की बात की थी कि मुर्गियों को आहार प्रबंधन की किस किस प्रकार से आपने बताया था कि उनको प्रोटीन देना चाहिए, जो परसेंटेज आपने बताया था, तो उसमें जो अलग अलग नस्लें होती हैं, जैसा आपने बताया कि विकसित नस्ल भी है, देशी नस्ल भी है, तो इनके आहार में कुछ अलग अलग रखना होगा कि किसकी जरूरत कितनी है, या सबको एक सा आहार देना होता है? और इस आहार को क्या अलग से भी कुछ और दवाइयां इसमें, या कुछ मैं कहूँ स्टेरॉइड्स इसमें, या कुछ मैं कहूँ कि जो भी सप्लीमेंट्स इसमें मिलाए जाते हैं, क्या चीजें की जाती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य वृद्धि हो सके और किसान की उत्पादकता जो है वह बढ़ सके, इस बारे में आप हमें बताएं। आहार बनाने का नियम ये होता है कि जो इसमें ऊर्जा के और प्रोटीन के स्रोत तो समान होते हैं। जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि 60% उसमें मक्का मिलाई जाती है, 30% प्रोटीन का स्रोत जैसे कि सोयाबीन मिलाना चाहिए, तो आखिरी के 10% हम बचा के रखते हैं मिनरल, विटामिन और नमक के लिए। उसमें परिवर्तन होता है अलग अलग नस्ल और अलग अलग अवस्था के अनुसार। तो इस तरह से किसान भाई अपनी मुर्गियों का आहार निर्माण कर सकते हैं और कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मैम चलते चलते आप इस विषय पर जो किसान इस क्षेत्र में कदम नहीं रख पाए हैं, रखना चाहते हैं, उनको क्या आप एक ऐसा सकारात्मक मोटिवेशनल संदेश देना चाहेंगी कि कैसे वह इस क्षेत्र से जुड़े और इस क्षेत्र में आकर सफलता प्राप्त करें, इस विषय में आप हमें बताएं। मेरा आप सभी को यही संदेश है कि मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाइए। यह कम लागत में शुरू कर सकते हैं और कम लागत में आप अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे अंडा उत्पादन के लिए या मांस उत्पादन के लिए, और इसमें घर की महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल हो सकते हैं और सभी मिलकर इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। जी मैम, बहुत धन्यवाद। वाकई जो मैम ने बताया कि किस सरलता से इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, सरकार की योजनाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में आपको अनुभव नहीं है तो अपने पास के किसी केंद्र में जाकर आप इससे संबंधित शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मैम हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए, कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 जून से शुरू हुए खेत बचाओ अभियान में 30 जून तक विस्तृत रोड मैप तैयार करने तथा प्रत्येक गांव में जिम्मेदार अधिकारियों और वैज्ञानिकों की तैनाती सुनिश्चित कर अन्नदाताओं की मदद की जाएगी। अभियान के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, मिनी सीड किट, दलहन तिलहन मिशन और कृषि यंत्रीकरण योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल खेतों की सुरक्षा होगी बल्कि किसानों की आय, जागरूकता और कृषि प्रबंधन क्षमता भी मजबूत होगी। पूर्व में चलाए गए कृषि जन जागरण अभियानों की तरह खेत बचाओ अभियान भी कृषि सुधार और जन जागरूकता का सफल अध्याय साबित होगा। अपने किसान भाइयों से आज रायसेन की इस पवित्र धरती रमासिया गांव से ये संदेश देना चाहता हूं, मेरे भाइयों और बहनों,
फसल लगाओ। मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, क्योंकि वो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता। अन्नदाता जीवन दाता भी है, और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं हो सकता। किसान मेरे लिए भगवान जैसे हैं, उनकी सेवा भगवान की पूजा है। लेकिन मैं यहां से आह्वान कर रहा हूं सबको, अंधाधुंध खाद मत डालो, अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाओ, और उसके बाद कौन से खाद की कितनी जरूरत है, संतुलित खाद डालो। उसके प्रयोग हम यहां भी करेंगे। एक ऐसा ऐप आया है कि अपन खेत में चलेंगे तो मिट्टी में तत्व बता देगा। अभी अभी बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया है, ताकि धीरे धीरे अपन को ही पता चल जाए। लेकिन तब तक मिट्टी का परीक्षण भी विधिवत अपन करवाएंगे, ताकि आगे मुझे देखो खेती बदलनी है। बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसमें किसान को ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे, लागत घटे, उत्पादन ज्यादा हो, मुनाफा बढ़े। ऐसी खेती करवानी है, क्योंकि आपने मुझे, प्रधानमंत्री जी ने मुझे आपके आशीर्वाद से कृषि मंत्री बनाया है। तो उस पर मैं पूरी ताकत से काम करूंगा, ताकि पूरे देश के किसानों का फायदा हो, और यहाँ भी सब किसानों के लिए जी जान लगाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आज का कार्यक्रम, यहाँ ये खेत बचाओ कार्यक्रम, इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए, हमारी धरती बर्बाद ना हो जाए। आज ये धरती माँ पुकार पुकार के कह रही है, धरती कहे पुकार के कि इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो कि जो मुझे ही मार दे। मेरे अंदर जो अरबों जीव है उन सबको खत्म कर दे। आइए साथियों, अब हम जुड़ते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। छोटे किसानों को सशक्त बनाने पर फोकस, बागवानी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद। ऑयल सीड्स किसान मित्र में मिलेगी निशुल्क सलाह। उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को करे प्रोत्साहित। अवकाश में भी किसानों को मिलेगा उर्वरक। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की लगभग आधी आबादी निवास करती है। इन देशों की कृषि व्यवस्था में छोटे किसानों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की आय में वृद्धि करना, उनकी खेती की अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाना तथा दुनिया के लिए पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा है कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना आवश्यक है। मध्य प्रदेश से शुरू किए गए देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि इनके माध्यम से किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी और सेवाएं पहुंचाई जा रही है, जिससे प्राकृतिक खेती और जैविक इनपुट का उपयोग बढ़ रहा है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार फसल वर्ष 2025-26 जुलाई-जून में देश में बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 377.78 मिलियन टन होने का अनुमान है। खेती के रकबे में मामूली बढ़ोतरी और कई फसलों की बेहतर पैदावार के कारण यह कुल उत्पादन पिछले साल के 370.74 मिलियन टन से अधिक आंका गया है। इस बागवानी उत्पादन में फल, सब्जियां, मसाले, बागान फसलें और शहद शामिल है। 2025-26 में बागवानी फसलों के तहत खेती का कुल क्षेत्रफल 30.15 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। ये 2024-25 के 30.14 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में मामूली रूप से अधिक है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक फलों का उत्पादन 3.25% बढ़कर 121.48 मिलियन टन का पहुंचने का अनुमान है। इस वृद्धि का मुख्य कारण केला, आम, पपीता, सेब और अमरूद की अधिक पैदावार है। वहीं सब्जियों का कुल उत्पादन भी 1.47% बढ़कर 217.8 मिलियन टन से 221 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों के उत्पादन में इस बढ़ोतरी के पीछे मुख्य रूप से आलू, टमाटर, मटर, फूल गोभी, लौकी और भिंडी की अच्छी पैदावार है। सब्जियों की खेती का रकबा भी पिछले साल के 11.79 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 11.88 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। प्याज की खेती के रकबे में 2.31% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1.97 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2.01 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल एंड सीड्स रिसर्च, हैदराबाद द्वारा विकसित व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा
ऑयल सीड्स किसान मित्र तिलहन किसानों को उनकी अपनी भाषा में वैज्ञानिक और अनुसंधान आधारित सलाह उपलब्ध कराएगी। इस सेवा का शुभारंभ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय तिलहन सम्मेलन के दौरान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा ICAR के महानिदेशक द्वारा किया गया। ये पहल खेती किसानी में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी सीधे पहुंचाने की महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ऑयल सीड्स किसान मित्र की खास बात यह है कि किसानों को इसके लिए कोई अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। किसान केवल व्हाट्सएप के माध्यम से इस सेवा का उपयोग कर सकेंगे। ये सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है और सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में रबी 2025-26 की समीक्षा एवं खरीफ 2026 की तैयारी के लिए आयोजित इंदौर संभाग की संभागीय समीक्षा बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल ने कृषि उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण सहकारिता एवं अन्य संबंधित संस्थाओं की योजनाओं कार्यक्रमों और उपलब्धियों के संबंध में समीक्षा की है। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टरों ने अपने अपने जिले में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों के बारे में बताया। श्री बर्नवाल ने कहा है कि अधिकारी किसानों से आग्रह करें कि उद्यानिकी में अपार संभावनाएं हैं। किसानों के बीच जाकर उद्यानिकी का रकबा अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार कम मूल्य की फसलों के बजाय अधिक मूल्य वाली फसलों का उत्पादन अधिक करें। राज्य शासन ने खरीफ सीजन को देखते हुए शनिवार रविवार एवं अन्य अवकाश के दिनों में भी किसानों को उर्वरक वितरण का निर्णय लिया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश राज्य मार्कफेड ने सभी संबंधित को निर्देशक जारी कर दिए हैं। इसके पूर्व शनिवार एवं रविवार को उर्वरक वितरण बंद था। ई टोकन केवल सोमवार से शुक्रवार तक जनरेट हो रहे थे। इस नई सुविधा से किसान भाई ई टोकन के माध्यम से सप्ताह में 7 दिन उर्वरक ले सकेंगे। यह व्यवस्था अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। सभी जिला कलेक्टर्स को इन नवीन आदेश का पालन करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। खबरें खेती की में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि मुर्गी पालन में किन समसामयिक कार्यों को किया जाना आवश्यक होता है, किन बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है, किस प्रकार से मुर्गियों का आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन, रोग की पहचान और उसका निदान करना आवश्यक होता है, कौन सी नस्लें हैं जिनको पालना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखकर आज मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आपने इस कार्यक्रम को अच्छे से समझा होगा और इसको जब आप प्रायोगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे तो आपको संभव ही इससे लाभ प्राप्त होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।